आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है क्या? चैप्टर का स्टार्टिंग पोर्शन या फिर इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, जहां पर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझाने के लिए सबसे पहला एफर्ट पढ़ाया जाएगा साइंटिस्ट वर्नर का। हमारे पास ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर स्टडी करी, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को सबसे मिनिमल एफर्ट के साथ अगर किसी ने समझाया तो वो आपके पास कौन थे? ये एल्फ्रेड वर्नर, जिसके लिए इनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, अभी अगर बात करी जाए कि इन्होंने किया था, तो इन्होंने कहा कि जितने भी अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो हम लोग सबको तो स्टडी नहीं कर सकते, पर इन्होंने मेनली किस चीज पर फोकस करा? इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हमारे पास जो एलिमेंट है ना कोबाल्ट, इन्होंने कोबाल्ट के क्लोराइड और अमोनिया वाले कंपाउंड्स उठाए। मतलब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उठाए जिसमें कोबाल्ट ने अपने साथ क्लोराइड भी लगाया हुआ था और अमोनिया भी लगाई हुई थी। ठीक है, इन्होंने उसके ऊपर स्टडी करी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि इनको आयनाइज इन्होंने करके देखा। आयनाइजेशन को अगर मैं कहूं तो आयनाइजेशन करने पे क्या होगा, इसने आयंस फर्निश करे थे, तो इससे दो चीजें हुई। एक तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अगर आपको देखना है कि कोई भी कंपाउंड कितने आयंस फर्निश कर सकता है तो आपको उसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारे पास सबसे बेस्ट सूटेबल रिएक्शन होती है अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड्स के बारे में यह जानना है कि वो नंबर ऑफ आयंस कितने अपने पास फर्निश कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर अपने पास वो आयंस फर्निश करेगा सॉल्यूशन में, तो उसी के बेसिस पर हम लोग किस चीज का पता लगाएंगे? वहां से कंडक्टेंस मेजरमेंट का। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस जिसको कहते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस को नापने के लिए भी वो चीज काम आ जाएगी। और इनकी थोड़ी बहुत ही अप्रोच ऐसी थी कि इन्होंने कहा कि आइसोमेरिक बिहेवियर। ठीक है, आइसोमेरिक बिहेवियर को भी इन्होंने समझाने की कोशिश करी। जो कंपाउंड्स के सबके नहीं समझाए जा सकते थे, बट फिर भी जिस हद तक आइसोमेरिज्म को समझा सकते थे उतना इन्होंने अपनी तरफ से किया। ठीक है, बट इन्होंने ध्यान रहे कंपाउंड्स किसके उठाए थे उस समय? कोबाल्ट के। इनका मेनली फोकस इस पे था, कोबाल्ट के कंपाउंड से। बनाते बहुत सारे मेटल से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आयरन भी बनाएगा, निकल भी बनाएगा, आपके पास वहां पे प्लैटिनम भी रहेगा, बहुत सारे रहेंगे, बट इन्होंने किस पे फोकस किया है? अपने पास कोबाल्ट पे फोकस किया है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ इसका जो आइसोमेरिज्म है या फिर आइसोमेरिक बिहेवियर है, उसको ये अपने पास समझा रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस पर। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको ये चीज जाननी है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड कितने आयंस फर्निश कर सकता है, कोई भी कंपाउंड अपने पास कितने आयंस फर्निश कर सकता है किसमें? अपने सॉल्यूशन में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करनी पड़ेगी आपको उसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इस चीज को जानने का सबसे बेहतर तरीका हमारे पास क्या रहता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के थ्रू। तो मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, अगर आपको देखना है कि कितने आयंस फर्निश हो रहे हैं उस कंपाउंड के सॉल्यूशन में, तो आप क्या चेक कर लो? उसकी अपने पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पर ध्यान देना कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो हो कैसे रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहां से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पॉस्टुलेट भी होते हैं यहां पर, अभी हम लोग पॉस्टुलेट पर भी ध्यान देंगे, पॉस्टुलेट भी आएगा, बट पॉस्टुलेट्स ऐसा चाहे लिखने को नहीं आते क्योंकि वो तो रटी रटाई चीज हो गई। ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअल अगर चीज देखेंगे तो वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। आप समझना कि इन्होंने किया क्या। जैसे मैं यहां पर एक कंपाउंड लिखता हूं आपके सामने, COCl3 .6NH3। ठीक है, ये आपके सामने अभी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर मैं देखूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैसे किस में बंद होता है? वो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये अपने पास जस्ट क्या है? ये जस्ट को एक कंपाउंड था। ये क्या करेंगे? ये इसको सिल्वर नाइट्रेट में डाल रहे थे। इन्होंने अपने पास COCl3.6NH3 को किस में डिसॉल्व किया? सिल्वर नाइट्रेट में। अब सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट के साथ ना इसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। क्या होगी अपने पास यहां से? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होने पर क्या होगा? ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ना, सिल्वर नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया था आगे? सिल्वर क्लोराइड में। और इस रिएक्शन के थ्रू ये पता चला कि जब मैंने इस फॉर्मूले का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिया था तो इस फॉर्मूले के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ने कितने मोल्स ऑफ AgCl बनाए? यहां पर 3 मोल्स ऑफ AgCl में। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ AgCl बना रहे हैं। फिर ऐसे ही एक और इसी कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया का एक और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेकर के आते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला है COCl3 5NH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी अब अपने पास किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जब इन्होंने इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया तो देखो फिर से क्या बनना चाहिए? यहां पे सिल्वर क्लोराइड बनेगा, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन इस बार जो सिल्वर क्लोराइड के मोल्स थे ना वो 3 नहीं आए। वो कितने मोल्स आए अपने पास? यहां पर 2। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा ही अजीब सा पैटर्न है, तो ये एक और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट उठा करके लिया है जिसका फॉर्मूला था COCl3.4NH3, और इसकी भी रिएक्शन करी सिल्वर नाइट्रेट के साथ। और सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, देखो पहले 6 था,
पहले 6 मोल्स अमोनिया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है अमोनिया। अब इस बार कितना बना है, यहाँ पर सिर्फ 1 मोल AgCl बना। कितने AgCl बन रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ 1 मोल। और लास्ट में पता है, लास्ट वाला जो कंपाउंड जब इन्होंने चेक किया COCl3.3NH3 के साथ, जब ये इसके साथ चेक कर रहे हैं ना सिल्वर नाइट्रेट पर, तो यहां पे पता चल रहा है कि AgCl फॉर्म ही नहीं हुआ। तो यहां पर कोई AgCl प्रेसिपिटेट होता हुआ ही नहीं दिखा। अब इन्होंने आपको एक बात कही, इन्होंने पता है क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो यार जितने भी मोल्स यहां से निकल करके आ रहे हैं ना सिल्वर क्लोराइड के, सिल्वर क्लोराइड बन कैसे रहा होगा। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं, आपको भी पता है कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 किस में ब्रेक होगा मेरे पास, Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, यही होगा। तो जो क्लोराइड आयन है ना, क्लोराइड आयन जाकर के किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जो क्लोराइड आयन है किसके साथ कंबाइन कर रहा है आपके पास, सिल्वर पॉजिटिव के साथ। Ag पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके क्या बना दे रहा है वहां पे, AgCl बना दे रहा है। ये इनका कहना था। तो इन्होंने कहा कि देखो पहले वाले में क्या हुआ, पहले वाले में कितने क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, कितने क्लोराइड है यहाँ पर, 3, और वो तीनों के तीनों क्लोरीन निकल करके 3 Ag पॉजिटिव के साथ जुड़े, तो उसने कितने मोल AgCl बना दी वहां पर, 3 मोल। अब है तो अगले वाले में भी 3, अगले वाले में भी तो 3 क्लोराइड है, लेकिन यहाँ पर कितना मोल AgCl बन रहा है, 2। अब देखो यहाँ पर ये जो अपने पास वर्नर है, वर्नर ने जब ये एक्सपेरिमेंट करा तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से आपके पास सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट हो गया। अब सिल्वर क्लोराइड जब प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है तो यहाँ पर 3 क्लोराइड आयन है, तो आपको 3 मोल्स AgCl बन रहा है। लेकिन अगले वाले में भी यहाँ पर 3 क्लोराइड आयन है, लेकिन कितना मोल्स AgCl बना, सिर्फ 2। तो इनका कहना था कि जो पहला वाला कंपाउंड है ना, पहला वाला कंपाउंड क्या है, पहला वाला कंपाउंड किसके करस्पॉन्डिंग है, 3 क्लोराइड आयंस के, करस्पॉन्डिंग टू 3 क्लोराइड आयंस। ठीक है, वैसे ही अगला वाला क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, कि ये क्यों फॉर्म हुआ होगा, क्योंकि कितने क्लोराइड आयंस रिलीज करे उस कंपाउंड ने, 2। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, 2 क्लोराइड आयंस के। और लास्ट वाला किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, सिर्फ 1 क्लोराइड आयन के। ठीक है, बाकी नीचे कोई क्लोराइड आयन रिलीज ही नहीं हो सकता था। इसलिए आपका ये जो कंपाउंड है ना, इसमें 3 Cl3, इसमें 3 क्लोराइड हैं, 3 क्लोराइड आयंस हैं, बट उसने एक भी AgCl नहीं बनाया। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड अपने पास क्लोराइड आयन को छोड़ना नहीं चाहता है, एक को भी नहीं छोड़ेगा। तो ये बहुत अजीब सी चीज है। ठीक है, अभी क्योंकि चैप्टर की शुरुआत हुई, आपको लग रहा होगा कि क्लोराइड तो सबके पास 3 है। ठीक है, पर पहले वाला 3 बना रहा है, 3 पे 3 है, लेकिन 3 पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 पे 1 है और वहां पे 1 भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान दोगे तो जो अमोनिया के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लगे हुए देख रहे हो इसके एक मोल में, वो सेम नहीं है। यहाँ पर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है। तो जैसे जैसे मेरे पास NH3 का नंबर कम होता चला जा रहा है, वैसे वैसे जो वहां पर क्लोराइड आयंस प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकलने चाहिए थे वो भी कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कि इसका इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला। अभी आप लोग सिर्फ इस बात पे ध्यान देना कि यहां पर क्या चीज हो रही है। एक बहुत आपको नॉर्मल सी चीज बताता हूं, देखो यहाँ पे 6 है और ये 3 है, 6 और 3 कितना है यहाँ पे टोटल, ये 9 हो रहा है, 6 और 3 9 हो रहा है। तो 9 पे कितने मिल रहे हैं अपने यहाँ पे AgCl, 3, 9 पे 3 मिल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको बस पता है क्या करना होता है। इधर कितना बना, ये 3 + 6 कितना हुआ, 9 हुआ ना, 3 क्लोरीन और 6 को जोड़ेंगे, 6 और 3 9 है, और यहाँ पर कितना बना, 3। तो आपको कुछ इस तरीके से इसको बनाना है कि 9 में से मैं कितना माइनस करूं कि यहां पर 6 आए। ठीक है, 9 में से क्या मतलब, इधर वाले नंबर में से यहां पे क्या नंबर लाऊं कि माइनस होकर के आंसर कितना बने, 6। आप ऐसे भी अभी इसको समझ सकते हो। देखो 5 और 3 कितना हो गया, 8। मुझे बताओ 8 में से कितना जाएगा जो 6 बचे, हमेशा 6 बचाओ। 5 + 3 कितना होता है, 8, और 8 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 6। इसलिए यहां पर क्या लिखा हम लोगों ने, 2। फिर अगले वाले में 3 + 4 कितना होता है, 7। 7 में से कितना माइनस करेंगे कि 6 बचे, 1। तो यहां पर 1 क्लोराइड आयन के करस्पॉन्डिंग है, और ये 3 और 3 क्या था, ये तो था ही 6। तो इसलिए यहां पर कितने AgCl है, 0। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड देख लो कि टोटल नंबर कितना बन रहा है वो पर्टिकुलर एटोमिसिटी पे उस मॉलिक्यूल का। जैसे यहाँ पे 9 बन रहा था, तो 9 में से कितना जाए कि 6 बचे, तो 3 जाएगा, इसलिए वहां पर 3 बन रहा है। ठीक है, अब ये वर्नर की थ्योरी है, ये वर्नर के हिसाब से हो रहा है सब कुछ। देखो कंडक्टेंस मेजरमेंट में, देखो कंडक्टेंस मेजरमेंट में क्या हुआ, आपको भी पता है। अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़ के आए थे जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वहां पर हम लोगों ने किस चीज के बारे में पढ़ा था, मोलर कंडक्टेंस के बारे में। मोलर कंडक्टेंस क्या थी, जब आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट फर्निश करता है आयंस, तो वो आयंस फर्निश करने पर कितनी कंडक्टेंस ऑफर कर सकता है सोल्यूशन पर सेंटीमीटर क्यूब या पर ml, तो उसको हम लोग कहते थे अपने पास मोलर कंडक्टेंस। जब आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता था तब। तो अगर आपको लैम्डा m का अंदाजा लगाना है
तो मोलर कंडक्टेंस खुद किस बात पे डिपेंड कर रही है कि कितने आयंस ये फर्निश करके देगा आपको सॉल्यूशन में। तो इन्होंने कहा कि मैं एक हिसाब से उसके अकॉर्डिंग भी चेक कर लेता हूं कि सिर्फ इसी रिजल्ट पे रिलाई नहीं करेंगे, प्रेसिपिटेशन स्टडी पे ही नहीं जाएंगे, एक बार कंडक्टेंस के हिसाब से भी देख लेते हैं कि किस तरीके का कंपाउंड ये बिहेव कर सकता है। तो जो वैल्यू है लैम्डा एम की, ये भी किस पे डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ लैम्डा एम डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय द कंपाउंड। ठीक है, कि वो अपने पास वो जो कंपाउंड था उस कंपाउंड ने कितने नंबर ऑफ आयंस फर्निश करे होंगे, और इसी पर क्या डिपेंड करेगी, लैम्डा एम की वैल्यू। लैम्डा एम का मतलब क्या हो गया मेरे पास, लैम्डा एम का मतलब हो गया मेरे पास मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस। तो अभी हम लोगों ने जो सबसे पहला कंपाउंड पढ़ा, जब इन्होंने देखा कि जो आपका सबसे पहला कंपाउंड है विच इज COCl3.6NH3, तो इन्होंने पता इसको किस कैटेगरी में डाला, इन्होंने डाला इसको कौन सी कैटेगरी में अपने पास, COCl3.6NH3 को जब इन्होंने अपने पास चेक किया तो देखा कि ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बना आपके पास, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब ये 1:3 कहने का मतलब क्या है, अगर आपको याद हो तो कैल्शियम क्लोराइड था हमारे पास, NaCl था, कई सारे हम लोगों ने वहां पर इलेक्ट्रोलाइट करके देखे थे। आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। जब आपके पास कैल्शियम क्लोराइड टूटेगा तो बताओ ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ठीक है, ये किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट काउंट होगा मेरे पास, ये काउंट होगा 1:2, कि यहां पर एक कटायन है, या मैं बोलूं 1 मोल कटायन है और कितने मोल एनायन है आपके पास, यहां पर 2 मोल एनायन है। तो ये कहना चाह रहे हैं ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इस इलेक्ट्रोलाइट के पास कटायन कितने मोल बनेगा, 1 मोल कटायन बनेगा, और एनायन कितने मोल बनेंगे यहां पर 3 मोल। तो इसलिए कौन सी कैटेगरी में आ गया ये, 1:3 में। ठीक है, और अगर आपको ध्यान हो तो ये कितने क्लोराइड आयन फर्निश कर रहा था, ये 3 क्लोराइड आयन फर्निश कर रहा था। ठीक है, अब ऐसे ही जो अगला वाला था जो कि था COCl3.5NH3, वर्नर ने बोला कि ये अपने पास बिहेव करेगा 1:2 इलेक्ट्रोलाइट की तरह। ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं मेरे पास, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपको ध्यान हो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है COCl3.5NH3 ने कितने मोल AgCl बनाए थे, 2 मोल AgCl बनाए थे, मतलब 2 क्लोराइड आयन उसने फर्निश करे थे। और एक लास्ट बचा हुआ है, लास्ट कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था COCl3.4NH3। तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करना चाहिए बताओ, 1:1। ठीक है, ये फिर ये वाला इलेक्ट्रोलाइट हो गया। लेकिन एक कंपाउंड ऐसा भी था जिसने अपने पास कोई क्लोराइड आयन फर्निश करके नहीं दिया था। तो जब इन्होंने इसको चेक किया ना तो ये जस्ट एक मॉलिक्यूल था, मतलब जस्ट एक मॉलिक्यूल का ये होता है, ये अपने पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव ही नहीं करा। तो मैं इसको कौन सी कैटेगरी में डालूंगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। तो ये जस्ट एक मॉलिक्यूल की तरह रह गया, इट मींस ये किसकी तरह काउंट हो गया मेरे पास, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो अगर आप पैटर्न को समझोगे तो पैटर्न सिमिलर है। ये जो 1:3 आ रहा है तो यहां पर 3 क्या है, 3 क्लोराइड आयन के लिए है, मींस 3 एनायंस है और 1 कटायन है। यहाँ पे 1 कटायन 2 एनायन, यहाँ पे 1 कटायन 1 एनायन, और लास्ट वाले में ना कटायन ना एनायन, मींस वहां पर अपने पास आयंस की फर्निशिंग हुई ही नहीं। और ऐसा ही इससे पहले वाले में भी हुआ था जब हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन स्टडी पढ़ी थी, तो वहां पर भी सेम ही चीज हो रही थी। प्रेसिपिटेशन में भी यही था कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड ने एक भी मोल AgCl बना करके नहीं दिया था, आगे एक भी नहीं बना था। देखो अभी तक हम लोग जितना पढ़ के आए हैं ये अपने पास उसकी क्या है, उसके पास एक समरी है, आप समरी की तरह इसको समझ सकते हो। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो आपके पास वर्नर है, वर्नर क्या कर रहे हैं, वर्नर कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया के कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कोबाल्ट के साथ क्लोराइड भी लगा हुआ होगा और अमोनिया भी लगी हुई होगी। ठीक है, अभी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे कि वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था वो कैसा था, अभी आप उस चीज को छोड़ दो, क्योंकि अभी हमारे पास वो सिर्फ क्या है, अभी हमारे पास वो सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, मतलब एक कंपाउंड है। अगर आप इसको देखोगे ना तो इन जितने भी कंपाउंड्स के यहाँ पर नाम लिखे हैं ये सभी वो कंपाउंड्स है जो हम लोगों ने इससे जस्ट पहले भी डिस्कस किए थे कि कहां पर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट 1:1 बन रहा था, 1:2 बन रहा था, या फिर कौन इलेक्ट्रोलाइट नहीं भी बन रहा था। और उसके साथ साथ इन सब में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इसने कितने मोल्स AgCl मेरे पास प्रोड्यूस करके दिए थे। ठीक है, जितने मोल्स AgCl ये प्रोड्यूस कर सकता था उसके पीछे क्या रीजन है कि इसके पास उतने ही मोल्स क्लोराइड आयंस जो है वो क्या हो सकते हैं, वहां से आयोनाइज हो सकते थे। ये चीज अभी तक हम लोगों ने पढ़ ली है। देखो यहां पर कोई भी अभी आप कंपाउंड के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ नहीं देखोगे। क्यों नहीं लगा हुआ यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि अभी ये जस्ट एक कंपाउंड है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तब बदलेगा जब हम लोगों को पता होगा एग्जैक्टली कि मेरे पास इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बनाना है, लिगेंड किसको बनाना है उसके अंदर, और उसके साथ साथ काउंटर आयन क्या होगा।
तो मैंने अभी कई सारी टर्म्स बोल दी हैं, वो अभी आपके पास आगे आएगी। तो ये कंपाउंड था, सबसे पहले हम लोगों ने COCl3.6NH3 पढ़ा था। तो इसके पास देखो कितने क्लोराइड लगे हुए हैं, टोटल 3 क्लोराइड लगे और ये तीनों के तीनों आयोनाइजेबल थे, इसलिए इसने कितने मोल्स AgCl प्रोड्यूस करके दिए थे आपको 3। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था COCl3.5NH3 वाला, उसमें भले ही क्लोरीन 3 लगे हुए बट उसने तब भी कितने मोल्स AgCl बनाए थे, 2 ही बनाए थे। इसका मतलब है 2 ही क्लोराइड आयन वो प्रोड्यूस कर रहा है। लास्ट वाला जो था, मतलब इसके बाद वाला जो है, वहां पे देखो Cl3 है लेकिन कितने मोल AgCl बना रहा है 1, और कैसा इलेक्ट्रोलाइट बन रहा था वो 1:1। फिर हमने एक ऐसा भी पढ़ा था COCl3.5NH3 में ही, जो कि आपके पास एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट बन गया था, ठीक है, उसने एक भी मोल AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट करके आपको दिया ही नहीं था। तो यहां से जो वर्नर थे, वर्नर ने कई सारी बातें जो है वो कही, मींस अब आपके पास जो नेक्स्ट आने जा रहा है वो आने जा रहे हैं इनके पोस्टुलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास पोस्टुलेट्स पे, जो वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी है उसके आप पोस्टुलेट्स देख लेते हैं आप, ठीक है। आपको थ्योरी एज इट इज लिखने के लिए नहीं आएगी, लेकिन इस थ्योरी ने काफी कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में समझाया था। अब ये वो बातें हैं जो कि वर्नर को लगी थी, ठीक है। वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो समझाया वो इस तरीके से समझाया। देखो सबसे पहली बात वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होता है ना, वो 2 तरीके की वैलेंसी रखता है, ठीक है, 2 तरीके की वैलेंसी। अब एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। पर ये बात हो रही है सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, बाकी जगह मत लगाना आप लोग इसे, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। तो उन्होंने बोला वो 2 तरीके की वैलेंसीज रखेगा, एक तो रखेगा प्राइमरी वैलेंसी और एक रखेगा मेरे पास सेकेंडरी वैलेंसी। अब जो प्राइमरी वैलेंसी और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, ये कहना चाहते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, प्राइमरी वैलेंसी जो है ये आपके पास आयोनाइजेबल है। कैसी है प्राइमरी वैलेंसी आपके पास? आयनाइजेबल। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि क्लोराइड आयन आयनाइज हो रहे थे, तो इसका मतलब वो जो क्लोराइड आयन है ना, वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जितने क्लोराइड आयंस बाहर निकल रहे थे उतनी इसकी क्या हो जाएगी मेरे पास, प्राइमरी वैलेंसी। जैसे पहले वाला केस था, पहले वाला केस कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, COCl3.6NH3 वाला। इसने कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट करा था, कितने मोल AgCl बनाए थे इसने, 3 मोल्स AgCl प्रेसिपिटेट हुए थे। तो 3 मोल AgCl कैसे बने होंगे, कितने क्लोराइड आयन निकल करके आए यहां से, 3। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के लिए जो कोबाल्ट है ना, उस कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितनी काउंट होगी आपके पास, 3 काउंट होगी। पर वो सिर्फ यहां पर है, तो इसके लिए इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी वो कितनी निकल करके आ गई आपके पास, +3, ठीक है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनाइजेबल होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये कैसी होती है आपके पास, ध्यान रहे सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी कैसी रहती है अपने पास, नॉन आयोनाइजेबल। तो आप मुझे बता सकते हो इसमें नॉन आयनाइजेबल वाला पार्ट कौन सा था, जब हमने सबसे पहला कंपाउंड जो ये पढ़ा इसमें नॉन आयनाइजेबल पार्ट कौन सा है, ये जो आप 6NH3 देख रहे हो ये नॉन आयनाइजेबल है, ये जुड़ा रहेगा, ये आयनाइज नहीं होगा। जब आप इस सोल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट में डालोगे तो अमोनिया की जो लिंकेज है वो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या बाहर निकल करके आएंगे वहां से, क्लोराइड आयन। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट था आपके पास, ये जो क्लोराइड थे ये मेरे पास क्या बन गई, ये प्राइमरी वैलेंसी वाले हो गए, और ये कौन हो गए आपके पास, ये हो गए सेकेंडरी वैलेंसी वाले, जो अमोनिया है। तो आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल वाली चीज आई समझ में, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल और जो सेकेंडरी वैलेंसी वो कैसी होती है आपके पास, नॉन आयनाइजेबल। अगर कोई आपसे इस कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी पूछ ले तो आप क्या आंसर दोगे वहां पर, 6। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना, सेकेंडरी वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो असलियत में सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए होता है। बाकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, ध्यान रहे प्राइमरी वैलेंसी ना उस वक्त आपको क्या बता रही होगी, प्राइमरी वैलेंसी आपको बताएगी कि आपका जो मेटल एटम है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में। आई बात समझ में, क्या चीज बोली मैंने बोला कि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है वो किस चीज को बता रही होगी, वो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बता रही होगी मेटल एटम की। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है यहाँ पर, प्राइमरी वैलेंसी सब्जेक्टेड टू ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। और अभी यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है अपने पास, कोबाल्ट है, क्योंकि उन्होंने स्टडी सिर्फ कोबाल्ट के कंपाउंड्स पे करी थी, तो अभी तो कोबाल्ट ही रहेगा। देखो अब सेकंड पोस्टुलेट में वही चीज लिखी हुई है, सेकंड पोस्टुलेट में क्या लिखा हुआ है कि हर एक मेटल एटम के पास जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना वो फिक्स्ड होती है। अब सेकेंडरी वैलेंसी किससे रिलेट करती है, सेकेंडरी वैलेंसी रिलेट करती है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना, सेकेंडरी वैलेंसी का आप लोग मीनिंग याद रखना, सेकेंडरी वैलेंसी का मीनिंग मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि जो भी आपका मेटल एटम है वो अपने नेबरिंग एटम से कितनी तरीके से जुड़ा हुआ है या कितने नेबरिंग एटम से जुड़ा है। तो ये कितने नेबरिंग एटम से जुड़ा हुआ है, पहले वाला ये 6 नेबरिंग एटम से जुड़ा है, मतलब 6 अमोनिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को कौन बताएगा, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। और प्राइमरी वैलेंसी किस बारे में बताती है आपको, असलियत में वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। और एक बहुत जरूरी चीज कि फिर सेकेंडरी वैलेंसी का काम क्या है,
ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, ये सेकेंडरी वैलेंसी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिसाइड करता है। सेकेंडरी वैलेंसी किसके पीछे रीजन होती है मेरे पास? स्टीरियोकेमिस्ट्री उस कंपाउंड की। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब आप लोग जानते हो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है? जैसे आप लोग आइसोमर पढ़ते हो ना, आइसोमर। अब आइसोमर का मतलब क्या है कि आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट बना दी। लेकिन वो स्ट्रक्चर जब किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में या 2 डायमेंशनल स्पेस में रखी जाएगी तो वो कैसा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, इन चीजों की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, ठीक है, कि जब भी इसको मैं किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में रखूंगा तो ये कैसी जगह ऑक्यूपाई करेगी और कैसा शेप या कैसी ज्योमेट्री रखेगी, इस चीज को कौन तय कर रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी तय करती है, ठीक है। जबकि प्राइमरी वैलेंसी क्या चीज बताती है आपको? ऑक्सीडेशन नंबर बताती है। तो थर्ड जो देखो, जो थर्ड वाला है आपके पास, थर्ड वाले पे अगर आए तो थर्ड वाला क्या कहता है कि जो मेटल एटम है ना, वो अपने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ये जो सेटिस्फाई करने वाला जो वर्ड है ना, यहां पर सेटिस्फाई करने का मतलब है जब जुड़ेगा किसी के साथ। जैसे यहां पर ये कोबाल्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्लोरीन के साथ भी जुड़ा हुआ है और अमोनिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि जो इसको सेटिस्फाई करने जो मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, वो मॉलिक्यूल्स आपके पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपके पास चार्ज्ड भी हो सकते हैं। दोनों ही चीजें, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के थ्रू भी सेटिस्फाई कर सकता है और चार्ज मॉलिक्यूल्स के थ्रू भी सेटिस्फाई कर सकता है। बट जनरली क्या होगा, जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेंगे? हमेशा नेगेटिव आयंस। मतलब चार्ज मॉलिक्यूल है पर उसने कैसा चार्ज रखा हुआ है अपने पास? नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव आयन हो गया। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी इसको कौन सेटिस्फाई कर सकता है? इसको नेगेटिव आयंस भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। अमोनिया पे क्या कोई चार्ज होता है क्या? जैसे अमोनिया है अपने पास, बताओ अमोनिया पे कोई चार्ज है क्या? अमोनिया कैसा कंपाउंड है? एक ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। और ये कैसी वैलेंसी से लगा हुआ था अभी? ये सेकेंडरी वैलेंसी से लगा हुआ है। तो कह रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी को न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और नेगेटिव आयंस भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। बट प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर सकता है? सिर्फ नेगेटिव आयंस, ठीक है। वहां पे सिर्फ कौन सेटिस्फाई करते हुए दिखेंगे? नेगेटिव आयंस। जैसे कि इस केस में नेगेटिव आयन कौन था आपका? Cl नेगेटिव, क्लोराइड था। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कभी भी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। चलो फोर्थ वाला देख लेते। देखो फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है? फोर्थ वाले में लिखा हुआ है कि आपके पास जो सेकेंडरी वैलेंसीज है, सेकेंडरी वैलेंसीज हमेशा क्या रहेंगी आपके पास? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पोजीशन इन स्पेस एंड दिस लीड्स टू डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज है, सेकेंडरी वैलेंसीज का जो अरेंजमेंट है किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में वो फिक्स्ड होता है, उसकी डायरेक्शन भी फिक्स होती है और इसी के कारण किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की क्या हमारे पास डिसाइड हो जाती है? ज्योमेट्री डिसाइड हो जाती है। लेकिन देखो कैसे, जो आपने सबसे पहला कंपाउंड पढ़ा हुआ है ना, चलो उसी से शुरू करता हूं, या मैं पहले कुछ चीज लिख देता हूं। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, ये वर्नर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वर्नर कहते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपको कैसी ज्योमेट्री देखने को मिलेगी? इन्होंने बोला ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी आपके पास? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाता है तो, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया तो कैसी हो जाएगी ज्योमेट्री फिर? तो इन्होंने बोला तब आपके पास जो ज्योमेट्री है ना वो टेट्राहेड्रल हो जाएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल। मतलब ये फिक्स है कि अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर या किसी की सेकेंडरी वैलेंसी अगर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग तो आप लोग समझ गए होंगे ना। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है मेरे पास? सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई अगर सेकेंडरी वैलेंसी का नंबर किसी पे सेम है तो फिर ज्योमेट्री भी हमेशा सेम रहेगी, एक पर्टिकुलर स्पेस में वो चेंज नहीं हो सकते, आप किसी के लिए भी पढ़ो। ये इनका कहना था। तो 6 पे ऑक्टाहेड्रल, 4 पे टेट्राहेड्रल। क्या आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में जानते हो? टेट्राहेड्रल दिखता कैसा है? कैसा दिखता है टेट्राहेड्रल? जैसे ट्राइपॉड रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही, यही होता है आपका टेट्राहेड्रल। अब यही जो टेट्राहेड्रल है ना, आप ऐसा समझो इसी ट्राइपॉड के साथ हम एक और ट्राइपॉड निकाल दें, एक और ट्राइपॉड लगा दे, तो एक ऊपर की तरफ रहेगा हेड और एक का हेड कैसे पॉइंट करेगा? नीचे की तरफ। और इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल बनती है जब आपके जो दो टेट्राहेड्रल शेप थी ना वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाती है। तो वहां से कौन सी शेप निकल करके आती है मेरे पास? ऑक्टाहेड्रल शेप निकल करके आती है। तो कंपाउंड पे चलते हैं। जो सबसे पहला कंपाउंड अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं उसका नाम क्या था? COCl3.6NH3। मैंने अभी इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि अभी हमें वो रूल नहीं सिखाए गए ना, हमने वो रूल पढ़े हैं, तो इसलिए मैं अभी इसे लिखूंगा भी नहीं। तो वर्नर कहते हैं कि ये पता है कैसा दिखेगा? अब आपको पता है कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी थी? बताओ सेकेंडरी वैलेंसी कितनी थी यहाँ पर, और प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई थी मेरे पास यहाँ पे? 3, क्योंकि इसने कितने AgCl प्रेसिपिटेट करके दे दिए थे आपको? 3 AgCl प्रेसिपिटेट करके दे दिए थे। तो कोबाल्ट के साथ मेरे को 6 तो अमोनिया लगानी है और 3 क्या लगाना है यहाँ पर? क्लोराइड। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना कि
यहां पर जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसमें जो बॉन्ड बनाऊंगा ना, ये 6 जो मैंने लाइंस खींची है, लाइंस आपके पास कैसी है, जो मेरे पास एक डेफिनेट लाइंस होती है। अब मैं 3 बनाऊंगा यहां पर अपने पास ब्रेक लाइंस। जो आपके पास ये डॉट से बनी हुई है, ये किसको सेटिस्फाई करते हैं, ये होते हैं प्राइमरी वैलेंसी के लिए। ठीक है, जो ब्रेक लाइन है ना, ये ब्रेक लाइन किसके लिए है अपने पास, प्राइमरी वैलेंसी के लिए। और जो मैंने आपके पास एक स्ट्रेट लाइन या फिर डेफिनेट लाइन बनाई है, ये किसके लिए होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो मुझे बताओ प्राइमरी वैलेंसी के साथ हमें किसे लगाना है, कौन लगेगा प्राइमरी वैलेंसी में, किसको लगना चाहिए प्राइमरी वैलेंसी में, Cl को। तो क्लोरीन किस में आ जाएगा आपके पास, प्राइमरी वैलेंसी में। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी में ऐसी क्या आ जाना चाहिए, किसको लगाएंगे सेकेंडरी वैलेंसी में, NH3 को। थोड़ा सा इसको सही करके बना देता हूं तो बिल्कुल ही चिपक जाएगा ये, कुछ इस तरीके से। कितने अमोनिया लगाएंगे हम लोग टोटल यहां पर, 6। ठीक है, ये हो गए आपके पास अमोनिया के लिंकेजेस। तो बताओ इसकी ज्योमेट्री कैसी लिखनी चाहिए मेरे को, कैसी ज्योमेट्री है यहां पर, ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल है। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस कंपाउंड को बनाएगा तो वो ऐसा ही बनाए। ठीक है, ये इनका कहना था कि यहां पर प्राइमरी वैलेंसी 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, और ये रही इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब अगर बात करें कि आयोनाइजेशन जो हो रहा है, आयोनाइजेशन पर हो क्या रहा होगा, देखो आपके पास जो कंपाउंड था, कंपाउंड क्या था, COCl3.6NH3 था। ठीक है, हमने इसको आयनाइज करा, तो आयनाइजेशन पर हुआ क्या, आयनाइजेशन पर एक तो आपके पास बना होगा CO, ये जो NH3 होल 6 है ना, इसका बना होगा आपके पास पॉजिटिव पार्ट, और यहां से कितने क्लोराइड आयंस रिलीज हो गए होंगे, 3 क्लोराइड आयंस। अभी हम लोग आगे इसको पढ़ने जाएंगे, और यही आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो इसमें से कितने क्लोरीन मेरे पास आयनाइजेबल थे, या कितने क्लोराइड आयंस आयनाइजेबल थे, 3 क्लोराइड आयंस आयनाइजेबल थे, तो मैंने 3 क्लोराइड आयंस बाहर निकाल दिए। तो मुझे बताओ ये अपने पीछे कितना चार्ज छोड़ेगा इस पूरे मॉलिक्यूल पर, ये अपने पास पूरे मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज छोड़ेगा, 3 पॉजिटिव का चार्ज छोड़ेगा, यही तो होगा। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है, मुझे बताओ अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, क्या अमोनिया पे कोई चार्ज है क्या, नहीं, न्यूट्रल होता है। तो आपको अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो क्या करोगे, x + 0 = 3, कितना आएगा आंसर, 3। तो आपके कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो प्राइमरी वैलेंसी 3 थी ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी निकल करके आ रही है, यहाँ पर 3 ही निकल करके आ रही है। ठीक है, ये अभी हम लोगों को आगे पढ़ना है कि किस तरीके से आयनाइजेशन जो है वो आपको कंप्लीट करके दिखानी होती है। तो कौन सा, ये वाला, देखो ये वाला में जो सेकेंडरी वैलेंसी वाला जो आप कह रहे हो ना, ये सेकेंडरी वैलेंसीज हैं इसकी अमोनिया की। ठीक है, अब जो मैंने बॉन्ड लगाया ना, बॉन्ड की पोजीशनिंग अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि ये एक ही प्लेन में नहीं है। ये कैसा अरेंजमेंट है अपने पास, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट का मतलब है कि ये जो 2 NH3 आप देख रहे हो, 2 NH3, ये तीसरा उसका पैर है। तो 3 पैर तो नीचे की तरफ है और 3 पैर यहीं से ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये इसकी ज्योमेट्री को तय नहीं करेगा। जो क्लोरीन है, क्लोरीन की वजह से इसकी ज्योमेट्री नहीं है, इसकी ज्योमेट्री किसकी वजह से, आपके पास अमोनिया की वजह से। तो इसका अरेंजमेंट एक स्पेस में फिक्स्ड है। कहने का मतलब है कि अगर ऑक्टाहेड्रल बन रहा है तो आप ऑक्टाहेड्रल ही बनाओगे 6 पर। ठीक है, और उसी डायरेक्शन पर अपनी मर्जी से कहीं भी 6 बॉन्ड नहीं खींच दोगे कि 3 सीधी लाइन यहां खींच दी, 3 यहां नहीं। बॉन्ड को इस तरीके से दिखाना है कि वो आपकी ज्योमेट्री को सेटिस्फाई करता हुआ दिखे, जैसा कि आपने क्लास 11th में हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था। ठीक है, अभी तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा है, असलियत में ये कंपाउंड जब कोऑर्डिनेशन में लिखा जाएगा तो देखो कोऑर्डिनेशन में इसको कैसे लिखेंगे। अगर आप इसको देखोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, CO NH3 होल 6, और बाहर क्या लगा होगा इसके, Cl3। ये जो काउंटर आयन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बाहर लगा हुआ है ये, इसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। और ये कैसे होते हैं आपके पास, ये आयनाइजेबल होता है। और ये जो पहला पार्ट है ये कैसा है मेरे पास, ये नॉन आयनाइजेबल है। ठीक है, मींस आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनाइजेबल नहीं होता है, बाहर जो काउंटर आयन लगी है वो आयनाइजेबल होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे कई सारे टर्म्स मैंने बोले हैं, काउंटर आयन, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अभी आएगा ये आगे, बट स्ट्रक्चर आई है इसलिए उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया। आयनाइजेबल वो होता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा नहीं है। जैसे आप ये देखते हो ना, अगर मैं आपसे ऑक्सैलिक एसिड की बात करूं तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C2O4H2। अब ये तो C2O4H2 है ना, इसको बनाओगे कैसे, जब तक आप इसको बनाओगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है अपने पास, यहां पर 2 कार्बोक्सिलिक होते हैं, यही रहता था COOH और COH। तो जो हाइड्रोजन आपके पास ऑक्सीजन से डायरेक्टली लगी हुई होती है वो आयनाइजेबल होती है।
तो जब आपने बनाया तभी तो आपको समझ आया। तो मैं वही चीज कह रहा हूं, ये तो अभी जस्ट एक फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका, पर इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऐसी दिखेगी, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो अभी आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाना अब सिखाएंगे। तो यहां से शुरुआत हो गई है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी को कैसे बनाते हैं। तो ध्यान रहे, जो आपका नॉन आयनाइजेबल पार्ट है उसको कहां बंद कर देना है, स्फीयर के अंदर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और जो पार्ट आयनाइजेबल था उसे कहां छोड़ देना है, बाहर। ठीक है, और क्योंकि केमिस्ट्री का रूल होता है कि पहले पॉजिटिव पार्ट आता है फिर नेगेटिव पार्ट आता है, इसलिए क्लोरीन हमेशा बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव पार्ट होता है, जैसे इस पे कोई पॉजिटिव लिगेंड लगी होती है, मैं कह दूं कोई पॉजिटिव अपने पास मॉलिक्यूल होता, तो पहले उसको लिखते, फिर तब आपका जो स्फीयर है वो ऑटोमेटिकली एनायनिक हो जाता। बट इन्होंने अपने पास कैटायनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पर स्टडी करी नहीं थी, तो अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बात आई समझ में। जो आपके पास आयनाइजेबल पार्ट है उसको हमेशा कहां लिखना है, स्फीयर के बाहर, और नॉन आयनाइजेबल को कहां लिखना है, स्फीयर के अंदर। ये आपसे, जैसा भी हम लोगों ने पीछे टेबल पढ़ी ना, ये वाली ऐसी बनी हुई आती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आएगा, जैसे ये दिखा दूं मैं आपको, ये है जैसे, ये आपको ऐसे ही दिया जाएगा क्वेश्चन, और बोलेंगे इतने मोल AgCl वो प्रेसिपिटेट कर रहा है, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही गिवन होगी, जैसे यहां पर गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूला गिवन नहीं होता है, फॉर्मूला आपको बनाना है, बट इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, क्योंकि आप देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या हुआ होगा, ये तो आपको दिया जाएगा हमेशा। तो क्या अब हम लोग ये बना सकते हैं, अगर मैं आपको आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल वाले पार्ट बता दूं और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मूला गिवन हो, तो आप एंटिटी को बना दोगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इसको कहते हैं फॉर्मूला डिजाइनिंग। ये आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है जो यहां से पूछा जाता है, आपकी एनसीईआरटी में भी है। चलो अगले पे आ जाते हैं, अगला कंपाउंड देख लेते हैं। अगला कंपाउंड क्या था हमारे पास, जो हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा था, COCl3.5NH3, यही था ना, COCl3.5NH3, हाँ यही वाला है। अपने पास जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट आपका क्या था, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम था। मुझे बताओ इस कंपाउंड ने कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट करे थे, इसने 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट करा था। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है अपने पास, 2। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है यहां पर, 2, लेकिन सेकेंडरी कितनी होगी, 5। पक्का। इसके पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने लगे हुए हैं, 5 तो अमोनिया ही लगी है। अरे 3 कैसे लग सकते हैं, 5 तो अमोनिया ही हो गई और 3 क्लोरीन है। इस पे टोटल कितने ग्रुप्स लगे हैं, 5 और 3 कितना और है, 8। और 8 में से आपने क्या बोला, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है इसकी, 2। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या रही होगी फिर, सेकेंडरी वैलेंसी यहां भी कितनी है अपने पास, यहां भी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 ही है। आ रही है बात समझ में, प्राइमरी वैलेंसी तो 2 है, बट सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है अपने पास, 6। तो मुझे कोबाल्ट से जो बिल्कुल सीधी लाइन है वो कितनी बनानी है, टोटल 6। और अगर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो कोई मुझे बता सकता है कैसी स्ट्रक्चर रखेगा ये भी अपने पास, बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कितने अमोनिया लगाऊं बताओ, अरे 5, 6 कैसे लग जाएंगे, 6 तो अमोनिया ही नहीं है। कितने अमोनिया थे टोटल यहां पर, 5 अमोनिया लगेंगे। तो अब जो एक छूट गया उसके साथ कौन लगेगा फिर, बिल्कुल सही, अब उसके साथ कौन लगेगा अपने पास, क्लोरीन लगेगा, क्योंकि 3 क्लोराइड थे, 3 क्लोराइड में से कितने बाहर निकले हैं, 2 बाहर निकले। जितने मोल AgCl बनता है वो करस्पॉन्डिंग होता है, किसके करस्पॉन्डिंग होता है, क्लोराइड आयंस के। तो 2 मोल Cl नेगेटिव करस्पॉन्डिंग आयंस। आई बात समझ में, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी थी और सेकेंडरी वैलेंसी थी। अब कितने क्लोराइड आयन आपके पास अभी भी छूटे हुए हैं जो मेरे को लगाने हैं यहाँ पे, कितने छूट गए बताओ, ठीक है। ये यहां पर ऐसे निकल करके आ जाएगा। तो ये हो गई आपके पास एक और स्ट्रक्चर जो कि किसमें काउंट होगी अपने हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, ये भी आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, सेकंड वाली भी। अच्छा देखो यहां पर अब स्ट्रक्चर के बाद एक और चीज पर आ जाते हैं। यहां पर हमारे पास जो क्लोराइड आयन था, क्लोराइड आयन को अगर आप देखोगे तो क्लोरीन मेरे पास पहली एंटिटी है और दूसरी एंटिटी कौन थी आपके पास, अमोनिया थी। यहां पर क्लोरीन किसको सेटिस्फाई करता हुआ दिखेगा आपको, प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी को। और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पर, अमोनिया, NH3। टोटल NH3 कितने लगे हुए थे, 5, आपने 5 लगाए। ठीक है, अब ध्यान रहे कि आपके पास जो एक क्लोरीन छूट गया ना, मैंने उसको किससे दिखाया भाई, किससे दिखा रखा है आपके पास उसको, सेकेंडरी वैलेंसी से। तो इसके साथ सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ ना यहां पर एक लाइन हम लोग और खींचेंगे, ये वाली। क्यों खींचेंगे ये वाली, क्योंकि जो क्लोराइड है ये आपके पास जो क्लोरीन है ना, मेरे को नहीं पता
कि मेरे पास ये वाला क्लोरीन आयनाइजेबल है, ये वाला या फिर ये, मतलब कौन सा वाला नॉन आयनाइजेबल है, पहले वाला, दूसरे वाला या फिर तीसरे वाला। ठीक है, इसलिए यहां पर ये जो अपने पास सेंटर ब्रेक लाइन है इसको लगा करके छोड़ देते हैं, क्योंकि कितने क्लोराइड आयंस यहां पर नॉन आयनाइजेबल थे, एक, तो वो ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी, इसीलिए इसके साथ मैंने प्राइमरी वैलेंसी भी दिखाई हुई है और सेकेंडरी वैलेंसी भी। ध्यान रहिए नॉन आयनाइजेबल ही है मतलब, बट आप श्योर नहीं हो, जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आप अपनी स्ट्रक्चर को डिपिक्ट करके नहीं दोगे। अब फॉर्मूला डिजाइनिंग की बात कर ले, फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हो अभी, COCl3.5NH3 जो यहां पर लिखा हुआ था, बताओ इसका अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हिसाब से फॉर्मूला लिखना होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाना होगा, कितने क्लोराइड बाहर होने चाहिए, तो मुझे Cl2 तो पहली बार लिख देना चाहिए, फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन है आपका, कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद कितनी क्लोरीन छोड़नी पड़ेगी अंदर, एक, और कितने अमोनिया लगाने पड़ेंगे यहां पर टोटल 5, COCl फिर NH3 होल 5, बाकी डॉट लगा देता हूं, और बाहर कितने क्लोराइड आ गए यहां पर 2, ये रहेगा आपके पास इसका आंसर। ठीक है, तो जब ये आयनाइज हुआ होगा तो ये आयनाइज कैसे हुआ होगा, देखो इसने 2 क्लोराइड आयंस तो बाहर फेंक दिए होंगे, तो टोटल मुझे बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, इस स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए, 2 पॉजिटिव, क्योंकि एक क्लोराइड पर कितना चार्ज होता है, एक क्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है, तो 2 क्लोरीन कितना चार्ज बनाएंगे वहां पे -2, तो आपके स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा फिर +2। ठीक है, और प्लस यहां से क्या बाहर निकल गया 2Cl नेगेटिव। अब ये कोई बहुत बड़ी चीज हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सिंपल चीज है, जैसे जब तक आपके पास ऐसे लिखा हो, इन कंपाउंड्स के साथ आप फेमिलियर हो, ठीक है, आप बचपन से पढ़ रहे हो, बचपन से तो क्या ही पढ़ रहे हो, पढ़ तो रही नहीं, तो जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड पे अगर मैं दे दूं तो आप बहुत इजीली बता दोगे कि इस पे 2 क्यों आया, बताओ क्लोरीन के आगे 2 क्यों लगा होगा, कैसे लगा होगा इसके आगे 2, क्या रीजन है कि क्लोरीन के आगे 2 है और कैल्शियम के आगे कुछ नहीं है, तो क्या लगा हुआ है यहाँ पे 1, तो कैसे आती है ये चीजें, ये वैलेंसी तो होती थी कैल्शियम की +2 होती है, क्लोरीन की -1, तो आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो जब आप कैल्शियम क्लोराइड को अलग करोगे आप ऐसे ही तो लिखोगे, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज बनाओगे 2 पॉजिटिव, और यहां पर जो क्लोरीन है उसके ऊपर तो आप 1 नेगेटिव ही लिखोगे ना, ऐसा तो नहीं लिख दोगे कि Cl के ऊपर -2 लग दिया हम लोगों ने, Cl नेगेटिव तो आपके पास बाहर निकलेंगे, पर कितने निकलेंगे 2, तो अगर यहाँ पे -2 का चार्ज है तो -2 के चार्ज को काउंटर कौन करेगा, -2 के चार्ज को काउंटर करेगा +2, सेम चीज आपको यहां पर करनी है, ये -2 का चार्ज है और आपका ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है ना, क्योंकि तो -2 में कितना जोड़ू कि आंसर 0 हो जाए, तो +2 जोड़ेंगे, इसलिए आपने अपने स्फीयर को कितना चार्ज दिया यहां पर +2, और ऐसे ही आपको फॉर्मूला डिजाइनिंग करनी है वहां पे। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है इस कंपाउंड का, जो कि कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी था इसका, अभी नाम हम लोग देखेंगे नाम कैसे करते हैं, तो यही इसका फॉर्मूला है, ये आपके पास फॉर्मूला डिजाइनिंग चल रही है, आपको फॉर्मूला कैसे डिजाइन करने, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको आगे अब क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, फिर COCl3.5NH3 था, चलो 5NH3 वाली आप लोग बना दो, जो कि रहेगा COCl3.4NH3, जल्दी से इसका बना दो। अच्छा, कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुए थे यहां से, सिर्फ 1 मोल, इसने सिर्फ 1 मोल सिल्वर क्लोराइड आपको प्रेसिपिटेट करके दिया था COCl3.4NH3 ने, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले नंबर गिनेंगे, 3 और 4 कितना होता है हमारे पास 7, 3 और 4 7 है, तो बना दो जल्दी से। अब मेरे को पता है कि यहां पर अपने पास इस बार कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, जो कि कैसे रहेंगे डुअल कैरेक्टर वाले, डुअल कैरेक्टर का मतलब है जो कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी को नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये उनका कहना था। बाकी 1 क्लोरीन अब मैं यहां से बाहर निकाल करके छोड़ दूंगा, क्योंकि 1 क्लोरीन 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या रही होगी अपने पास 1, इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है यहां पर 1, और वो प्राइमरी वैलेंसी किसके कारण आई है, क्लोराइड के कारण, तो इसलिए अपने प्राइमरी वैलेंसी के लिए क्या बना दिए, वो जो ब्रेक लाइन थी। ठीक है, ब्रेक लाइन से दिखाएंगे। अब जो बचा हुआ है उसके साथ आपको किसको लगाना है यहां पर, अमोनिया को। ठीक है, NH3 को, कितने NH3 लगेंगे टोटल यहां पर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो यहां पर 2 क्लोराइड आयंस हैज डुअल कैरेक्टर, 2 क्लोराइड आयंस यहां पर डुअल कैरेक्टर रखते हैं, और डुअल कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, सेटिस्फाइज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। और ऐसे अपने पास जो पिछले वाला था, पिछले वाले में डुअल कैरेक्टर वाला कौन आया था, सिर्फ
एक, ये आपके पास एक है जो डुअल कैरेक्टर वाला है, ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करेगा। फॉर्मूला बना दिया आप लोगों ने। फॉर्मूला क्या बनाया है इसका, क्या फॉर्मूला बनाएंगे बताओ। सीओ के साथ इस बार मुझे अंदर कितने क्लोरीन रखने चाहिए बताओ, 2, और अमोनिया कितनी रखनी चाहिए, 4। तो बाहर कितने क्लोराइड आयन लगेंगे, अब स्फीयर बंद कर दें, बाहर कितने क्लोराइड आने चाहिए, 1 आना चाहिए। और जब ये अपने पास आयोनाइज होगा तो बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करा क्या आप लोगों ने, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन COCl2 डॉट NH3 होल 4, इसके ऊपर कितना चार्ज लाओगे आप इस बार, सिर्फ +1, क्योंकि बाहर कितने क्लोराइड है, सिर्फ एक ही क्लोराइड है। तो इसके साथ एक क्लोराइड जो लगा हुआ है वो फिर अलग हो गया होगा, और इसी ने जाकर के किसके साथ रिएक्शन करी होगी, इसी की तो रिएक्शन हुई होगी AgNO3 के साथ। जब ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, AgCl। ठीक है, यहीं से आपके पास वो AgCl प्रेसिपिटेट होता है। तो ये रीजन होता है प्रेसिपिटेशन के पीछे। कर दो इसको, फिर अब अगला चलते हैं क्वेश्चन पर, वो आपके एनसीईआरटी के। नहीं, एक ही तो क्लोरीन है प्राइमरी वाला, 2 क्यों लिखेंगे, टोटल 3 है ना, 3 में से प्राइमरी तो एक ही है, तो जो प्राइमरी उसको बाहर निकालते हैं, आयनाइजेबल है ना वो, आयनाइजेबल बाहर होगा, नॉन आयनाइजेबल अंदर होने चाहिए, नॉन आयनाइजेबल पार्ट अंदर होता है, ठीक है, आयनाइजेबल पार्ट बाहर होता है। कर दिया आप लोगों ने ये, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अब आपके पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, कई बार आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में आपको इन्होंने कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख के दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कोबाल्ट ही नहीं है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, पैलेडियम का भी है, निकल का भी है, प्लैटिनम के भी है, ठीक है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इस कंपाउंड ने कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट करा पर मोल ऑफ द AgNO3, ठीक है। तो देखो पहले वाला देखो, ये तो अभी अभी हम लोग करके आ रहे हैं, COCl3.4NH3 कितने मोल AgCl बना रहा है, ये 1 मोल AgCl बना रहा है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी रही होगी मेरे पास, 1 रही होगी, एक ही प्राइमरी वैलेंसी है। और प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करते हैं, हमेशा नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं। और कौन है यहां पर नेगेटिव आयन आपके पास, ये क्लोराइड। तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए पहले वाले का, पहले वाले पार्ट का आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, COCl2, क्योंकि एक क्लोरीन बाहर निकालेंगे, बस 2 को अंदर ही रखेंगे, NH3 होल 4, और बाहर क्या लग जाएगा, एक Cl। सेकंड पर आ जाते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में कितने मोल AgCl बन रहे हैं, 2 मोल, मतलब सिंपल सी बात है, कितने क्लोराइड आयन बाहर निकले, 2, और कितने थे आपके पास क्लोराइड, 2 थे, तो इसने तो सारे बाहर निकाल दिए। तो मुझे बाहर क्या लिखना चाहिए, जो काउंटर आयन है वहां पर Cl2 आना चाहिए। तो ब्रैकेट के अंदर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, पैलेडियम NH3 होल 4, अंदर कोई क्लोरीन मत बचा देना, क्योंकि यहाँ 2 ही क्लोरीन थे और वो कह रहे हैं दोनों मोल AgCl बना रहा है वो, मतलब दोनों क्लोराइड आयंस बाहर निकल गए, दोनों क्लोराइड आयंस प्रेसिपिटेट हो गए, तो दोनों को ही कंपाउंड का हिस्सा नहीं बनना, इन्हें बनना है अपने पास काउंटर आयन, वो काउंटर आयन बनेगा। चलो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में मेरे को बताओ, थर्ड वाले में कितने नेगेटिव आयंस हैं, 2, और कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट कर रहा है, 2। तो ये दोनों क्लोराइड कहां बनेगी फिर, बाहर, और H2O कहां बनेंगे, आपके स्फीयर के अंदर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NiH2O होल 6, और बाहर क्या आ जाएगा यहां से Cl2, ठीक है। अच्छा फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में कितने नेगेटिव आयंस है, टोटल 4, कितने मोल AgCl बना रहा है, 0, मतलब ये आयनाइजेबल नहीं है। और अगर ये आयनाइजेबल नहीं है तो क्या ये बाहर जाएगा, क्या ये बाहर लगेगा, क्या नहीं, ये आपके कंपाउंड के या स्फीयर के अंदर ही लग जाएगा। तो PtCl4 डॉट HCl होल ट्वाइस, ऐसे ही रखेंगे इसको, ठीक है। बाहर कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसने कोई भी मोल AgCl नहीं बनाया। तो देखो 4 और 2 6, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी यहां से कितनी आ रही है, टोटल 6 आ रही है सेकेंडरी वैलेंसी। अब एक लास्ट बचा है फिफ्थ वाला, और फिफ्थ वाले में भी देखो तो वही चीज हुई है, कितने क्लोराइड प्रेजेंट थे आपके पास, टोटल 2। क्या इसने कोई AgCl बनाया क्या, नहीं, तो मुझे कोई भी क्लोरीन बाहर नहीं लगानी है। हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PtCl2 और डॉट NH3 होल ट्वाइस। कितना आ रहा है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यहाँ पे, बोलूं यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है अपने पास, 4। तो ये टेट्राहेड्रल वाले हैं, बाकी आपने अभी तक जितने भी पढ़े थे इससे पहले वो सब कैसे थे, ऑक्टाहेड्रल, वो सब ऑक्टाहेड्रल हैं, ये भी टेट्राहेड्रल है, यहाँ भी सेकेंडरी वैलेंसी 4 है। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चन को, आई बात समझ में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखो क्या बनाना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मुला बनाना है और असाइन सेकेंडरी वैलेंसी 2 मेटल्स। चलो सेकेंडरी वैलेंसी बता दो मेरे को फटाफट, सेकेंडरी वैलेंसी भी बताओ। पहले वाले में सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी, कितनी लेंगे सेकेंडरी वैलेंसी, 6। दूसरे वाले में सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 4। जो नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो कितने अमोनिया नॉन आयनाइजेबल थे, 4।
यहां पर क्या है नॉन आयनाइजेबल पार्ट में, 4 तो क्लोराइड है, 2 HCl है, तो यहां पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई 6। वाह, मैं भी गलत लिख रहा हूं, बोल भी गलत रहे। फिर यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी देखते हैं, कितने वाटर है यहां पर अपने पास अंदर 6, ठीक है, नॉन आयनाइजेबल है तो 6 हो गई, और लास्ट वाले में कितनी हो जाएगी सेकेंडरी वैलेंसी 4, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, और लास्ट वाला कैसा हो गया टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो अगर आपसे ज्योमेट्री भी पूछ ली जाए तो ध्यान रहे ज्योमेट्री का आंसर किसके बेसिस पे देना है आपको, सेकेंडरी वैलेंसी के बेसिस पे। भाई 4 है तो टेट्रा, 6 है तो ऑक्टा, बस प्राइमरी को नहीं देखना है उसके लिए। प्राइमरी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी से। कर दो इसको, ये वाला क्वेश्चन कर दो फटाफट। किस पे नहीं होता है, अब वो ना हाइब्रिडाइजेशन पे रहेगा। अब इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया ना, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट दे रहे। अब क्योंकि उस पे अगर आपको स्क्वायर प्लेनर रखनी है तो आप स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो आपके पास कब बनेगी, या तो मेरे पास वो हो DSP2, ठीक है, तो वही बात है ना, उस पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। वो आएगा इस चैप्टर में, जब हम लोग 30-40% चैप्टर कर लेंगे तब आएगी VPT, तब वहां पे 4 पे टेट्रा भी रहेगी, 4 पे स्क्वायर प्लेनर भी रहेगी, पर वो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे वहां। हाँ हाँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, इसलिए यहाँ पे आपसे ज्योमेट्री नहीं पूछी हुई इन्होंने, सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसके 4 पे निकालोगे ना, हो सकता है आप टेट्राहेड्रल आंसर दो, पर क्या पता है स्क्वायर प्लेनर निकल करके आ जाए। क्यों, क्योंकि उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो हाइब्रिडाइजेशन का है, इसलिए वर्नर का जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे सेकेंडरी वैलेंसी निकलवा रहे हैं। ये इनकी थ्योरी जो थी ना वो लिमिटेड कंपाउंड्स पे थी, मतलब इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है। हमें नहीं पता कि ये कितने हद तक सही थी, कितने कंपाउंड्स पे ट्रू बैठेगी, क्योंकि उन्होंने तो कोबाल्ट को स्टडी करा बस, पर क्वेश्चन तो आपसे देखो सबका ही करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बेसिस पे लिखा है ना कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड, कि ऐसा हुआ तो आपसे पूछ रहे हैं। पर अगर मेरे को कोई अननोन कंपाउंड आ जाए तो मैं किसी अननोन कंपाउंड में नहीं लगाऊंगा ये चीज, क्या पता ट्रू हो या ना हो। चलो फिर आज तो अभी इसको इतना ही कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन तक।